नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले दरभंगा के आज की बड़ी खबरें हेडलाइंस पर। सुबह सुबह दरभंगा पहुंची पटना राजभवन से निगरानी टीम। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय एवं आवास के निरीक्षण, 15 बिंदुओं पर जांच प्रारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में 700 सीट का बनेगा ऑडिटोरियम। दीक्षांत समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। कुलपति के समक्ष कार्य प्रारंभ करने की लेकर बैठक। संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकसभा चयन आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रारंभ। आज 4 विषयों के शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। हैदराबाद कांड पर तेलंगाना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को डीएवी झंझारपुर के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने माना सही। कहा कि विलंब से इस तरह की घटना में होगी वृद्धि। अगर एनकाउंटर हुआ तो उसका निर्णय सही था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाने के मुद्दे को लेकर के आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। कहा कि बाबरी मस्जिद पर न्याय चाहिए। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबर हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा डीएमसीएच में एक ऐसे व्यक्ति का इलाज प्रारंभ हुआ क्योंकि आजकल सड़क दुर्घटना बढ़ती है। खासकर हम बता दें कि एक व्यक्ति साइकिल ठीक कर रहा था कि एंड बैक पर बाइक सवार ने आकर ठोकर मारा, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। हमको साइकिल खड़ा किए थे, अब क्या कहते हैं, एक आदमी आया अब मार दिया। और जब तक हम तो रोड पर गिर गए, वो लात लेकर के भी और मार दिया। दिक्कत क्या है आपको? भागे खाने नहीं देता है। क्या नाम हुआ आपका? बिंदी लाल का। घटना कहाँ की है? कहाँ की घटना है? घटना लौकहा। लौकहा के थाना आगे कौन सा पड़ता है? पश्चिम मधुबनी जिला में ललमनिया भी पड़ता है, लौकहा भी पड़ता है। दुर्घटना लगातार दरभंगा डीएमसीएच के रिकॉर्ड में देखें तो पता लगेगा कि किस तरह की दुर्घटनाएं आम हो रही है। इस बात को गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। दरभंगा डीएमसीएच में ही एक ऐसे ही व्यक्ति को धक्का मार दिया गया जब वो अब मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। कहा जाता है कि तेज गति से चलने वाले बाइक सवारों की वजह से लगातार दरभंगा में घटना घट रही है। खुद वो चोटिल भी हो रहे हैं और दूसरे को भी चोटिल कर रहे हैं। ऐसे तेज चलाने वाले बाइक सवारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना लगातार दुर्घटना में इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। गिर गया, ये साइकिल खड़ा करके रोड पर चैन चढ़ाता था। रात में आया, गाड़ी पीछे से मार के इसको निकल गया। गाड़ी पहचान नहीं सका। 7 बजे शाम में रात में अभी बाप कर रहा है रोड पर। लाज कटा था, सब में लगा है चोट को और भाग गया तो पता नहीं। ये खिरमा हॉल के यहाँ पर हुआ है। कल हुआ है। कैसे हुआ? स्कूटर वाला कर दिया है, चढ़ा करके चला गया। वो मतलब पीछा किया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं चला। घर जलवारा। कहाँ? दरभंगा डीएमसीएच में इलाज कराने आया एक ऐसे व्यक्ति जिसे जमीनी विवाद की वजह से मारपीट कर घायल कर दिया। कहा जाता है कि वहां पर रखे सामान ईंट बालू गिट्टी को हटाने को लेकर के 2 पड़ोसियों के बीच झड़प हुई, जिसे मारकर घायल कर दिया गया। कहा जाता है कि वह व्यक्ति खुद विकलांग है और उसका कोई नहीं है। ऐसे स्थिति में उसके साथ मारपीट की घटना हुई। हालांकि इस संबंध में घायल व्यक्ति के परिजन का कहना था कि दरभंगा डीएमसीएच में जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे बाहर से एक्सरे कराने को कहा गया और हजारों रुपए खर्च करने के बाद वो दरभंगा डीएमसीएच में जांच के बाद इलाज करा रहा है, जबकि डीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है। इनको ये हुआ है, इसको विकलांग है, इसको पास कोई नहीं है। एक भतीजा है, एक विधवा भावो है। वो चला गया बाद अपना धान उन काटने वहाँ बैठा था। इसके ज़मीन से मट्टी उठा रहा था। मैं मट्टी उठाते बोला, भाई रे मेरा मट्टी क्यों उठा रहा है, मेरे पास कोई और सान नहीं है। लिया बांस और डांट तोड़ दिया। टूटा है क्या है, यहाँ पर डीएमसीएच है क्या है, डॉक्टर साहब है, देखे बाहर से एक्सरे करवाइए, कुछ करवाइए।
ये ना सर बाहर से एक्सरे करवा करके लाए हैं या नहीं लाए हैं, 750 रुपया के एक्सरे करवा के लाए हैं। अब डॉक्टर साहब का कोई पते नहीं है, बगल वाले मारा है। विवाद को जमीन विवाद। क्या मेरा नाम रामचंद्र। झंझारपुर में हैदराबाद कांड में पीड़िता को लेकर के जो तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई हुई है उसे लेकर के चौतरफा पुलिस के कार्यों को सराहा जा रहा है। कहा जाता है कि इस तरह के इनकाउंटर निश्चित तौर पर पीड़िता के साथ न्याय था। गौरतलब है कि निर्भया कांड में लगातार 7 वर्षों से आरोपी को सजा नहीं मिल पाई है। आज भी याचिका राष्ट्रपति के पास पड़ी है। याचिका खारिज होने के बाद फिर लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही फांसी हो पाएगी। लेकिन इस तरह की जो घटना को, क्रूरतम घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को अगर पुलिस ने इनकाउंटर में मारा, इनकाउंटर में भी इसलिए कि पहले पुलिस की राइफल छीनी गई थी। हालांकि इसे लेकर के कुछ लोगों ने विवाद का मुद्दा अवश्य बना दिया, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस का राइफल छीनने के क्रम में उससे मारा गया। और ये चारों को मारना पूरे देश में खुशी का लहर है और तालियां बज रही है ऐसे पुलिस अधिकारियों की कि इस तरह के व्यक्तियों को निश्चित तौर पर जिसने क्रूरतम हत्या की है, आग लगाकर उस पीड़िता को जलाया, इस तरह की घटना की निंदा की जाए। और बता दें, झंझारपुर के डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक ने तेलंगाना पुलिस के कार्यों को सराहा और कहा कि इस तरह के अपराधियों की सजा यही होनी चाहिए। मैं बिंदी कुमारी, टीचर ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल झंझारपुर है। इसके तहत पुलिसों के द्वारा उठाया गया जो कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी अपराधी ना गिरफ्तार होते हैं और न उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाती है। एक उनके साथ प्रक्रिया चलती है, उसके तहत बहुत समय लगता है, लेकिन पुलिस ने जो अपना ये एक सराहनीय कदम उठाया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं इसका जो है सो बहुत ज़्यादा इसके लिए जो बहुत ज़्यादा मैं इसका समर्थन करती हूँ। जी सर, ये गंदी मानसिकता वाले को अच्छी सबक मिल रही है और ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कांड बढ़ चुका है। इसका नाम धर्मेंद्र कुमार है और भारत में जो ये घटनाएं घट रही हैं, रेप वाली मामला, व्यक्ति को जो पुलिस ने सजा दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हर घर में बेटी रहती है, बेटियों की सुरक्षा संभव है। मेरा नाम राधा है। मैं इससे बहुत खुश हूँ जो आज उस चारों को सज़ा मिली है, वो भी मौत की सज़ा मिली है। ऐसे हर गुनाहगार को ऐसा होना चाहिए, जो मेरी माँ, बेटी, बहन सब मतलब सुरक्षित, क्योंकि मुझे भी एक बेटी है, मुझे भी चिंता है अपने बेटी की, जो कैसे उसको आगे पढ़ाए लिखाए आगे भेजे। ऐसे ऐसे कांड अगर हो रहे हैं अच्छे अच्छे शहर में तो सबका दिल टूट जाता है अपने बच्चे को आगे भेजने का। इस नज़रिए से देखो, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और जो पनिशमेंट मिली है वो अगले को भी उससे सबक मिलेगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरा नाम ऋषभ झा है। मैं क्लास 10th डीएवी से हूँ, डीएवी झंझारपुर से हूँ। ऐसा मतलब मुजरिम पकड़े गए थे, उनको मार दिया गया। ये गोली मारना तो बहुत छोटी सज़ा है, उनको मतलब बहुत छोटी सज़ा है, वो भी इनकाउंटर के सबको दिखा के उसको एकदम बीच एरिया में आके गोली मारना चाहिए। या मतलब सिर्फ गोली मारना बहुत छोटी मौत है। हाँ, बहुत छोटी सज़ा है गोली मारना। 6 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की महानिर्वाण कार्यक्रम पर आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी पर प्रकाश डाली। गौरतलब है कि संविधान निर्माण के समय में बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने समाज के कई ऐसे बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया जिसे लोग भूलते जा रहे थे। हालांकि आज इसी बात को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कार्यों को उल्लेख किया। बाबा साहब का जीवन अपने आप में प्रेरणादायक है कि किन कठिनाइयों के बीच में, किन प्रताड़नाओं के बीच में उन्होंने ऊंचाई की जो होती है सफलता की उच्चतम शिखर पे पहुंचे। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हैं और विशेष रूप से हमारे छात्र जो कि यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उनको सीखने की जरूरत है कि कोई भी बाधा, कोई भी प्रताड़ना आपको अगर दृढ़ निश्चय है, आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल नहीं होने देगी।
हमें लगता है कि उनके मन में गहराई में ये बात फंसी हुई थी। आजकल सबसे बड़ी घटना घट रही है कि लोग ठंड के समय में आग तापते हैं लेकिन आग को बुझा नहीं पाते। यही आग की चिंगारी उठकर किसी घर में जाती है और आग लग जाती है। इसी तरह की घटना से पीड़ित एक व्यक्ति दरभंगा DMCH में आया और कहा गया कि वो आग तापने के क्रम में झुलस गया और झुलसने के बाद दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया है, जहां 40% से अधिक उसकी बॉडी जल चुकी है। हालांकि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं लेकिन अभी भी डॉक्टर उसे गंभीर मान रहे हैं। कैसे बुरा लगे रहे ना जो घर चल गए हैं ओतबे ला जे गेले हैं ना चौक एक कब का घटना है? 2 तारीख। कैसे हुआ? मतलब कहाँ आपका घर है? सिलदी थाना पता। इसी तरह दो व्यक्तियों के बीच सामान उठाने को लेकर के विवाद हो गया। कहा जाता है कि एक परिवार जो इसके सामने कुछ सामान रखे हुए थे और सामान को हटाने को लेकर के विवाद उठ गई, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटना घटी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका दरभंगा DMCH में हम लोग गया उसके लिए जो है जो हमारी सिस्टर भी थी तो उसको जो है तो ये लोग जो है गाली दे रहा था मारने के लिए जो है तो एकदम डरे। तो हम लोग जब तक घर पे था सामान लेकर के गया था तो घर ही पे था तो हल्ला चिल्ला होने लगा तो मैं दौड़ के आया। ये लोग डंडा रखे हुआ था, बस पीछे से जो है मार दिया। नाम उसका क्या नाम था जो मारा है? जो मारा है 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, उस समय पूरे देश के रूप में था और इसे लेकर के कई बार राजनीति भी हुई। हालांकि इसे शहादत दिवस के रूप में कई संगठन मनाते हैं। आज इस शहादत दिवस के मौके पर किला घाट से एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें कहा गया कि मस्जिद की तोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह गलत थी और उसमें जो FIR में नामित लोग हैं वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज इस संबंध में कई मुस्लिम संगठन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किला घाट से यहाँ आए हैं, हमने एहतजाजी रैली निकाला है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अब तक बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 27 के दिन 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को दिन के उजाले में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब तक बाबरी मस्जिद के कातिल बाहर घूम रहे हैं, उनको अब तक कोर्ट ने सज़ा नहीं दी। सबसे पहली बात कि जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटा वो भारतीय इतिहास का काला दिन है। दूसरी बात कि जिन लोगों ने भी जिन पासी ताकतों ने तोड़ा उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। हमारा एक पहला ये लोकतंत्र में हमारा पहला अधिकार है कि प्रोटेस्ट के जरिए अपनी डिमांड को मनवाना। दूसरी चीज़ है आज 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया दिन दहाड़े। वो फांसीबाज जो लोग थे, जो संघ परिवार के लोग थे, जिन लोगों का नाम FIR में आया है उन लोग को 27 साल के बाद भी सजा नहीं मिली। जैसे ही राजभवन से निगरानी टीम संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति के आवास में गई, पूरे मीडिया का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। कहा जाता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में अनियमितता का आरोप लगाने के बाद विश्वविद्यालय में पटना के राजभवन से आई निगरानी टीम पूरी तरह फाइलों को खंगालने लगी कि आखिर मुद्दे क्या हैं। हालांकि चारों तरफ इस बात को लेकर के सनसनी भ्रम फैल गया, लेकिन इस संबंध में कुलपति ने भी यही कहा कि कुछ लोगों ने जो शिकायत की थी उस बिंदुओं को जांचने के लिए निगरानी टीम आई है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह राजभवन से आई निगरानी टीम का साथ दे रही है। जैसे ही राजभवन से निगरानी टीम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में घुसी, लोगों का ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो गया। हालांकि भय का भी माहौल व्याप्त हो गया कि आखिर ये टीम किस बिंदु पर जांच करने के लिए आई है। तो बता दें, इस संबंध में जब राजभवन से आई टीम से मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि वह सूचना के आधार पर जो शिकायत की गई थी उसके आधार पर जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी स्पष्ट बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन दिन भर वो फाइलों को खंगालते रहे।
कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से तो कुछ है नहीं। अब उनके तरफ से था, उन्होंने जो उनको जो पूछना था मुझे, मैंने बता दिया है। अब तो वही लोग बता सकते हैं कि क्या है सही है क्या नहीं। पूर्व कंप्लीमेंट से हमारी बात है, उनके कहना था कि 17 बिंदुओं पर जांच कमेटी के राजभवन को लिखा था, उसी आधार पर टीम आई थी। तो ये तो उन लोगों से बात हुई होगी, इतना डिटेल मुझसे नहीं। हमसे तो जो पूछा था हमने लिखित रूप में उनको भेज दिया। कितने सदस्य जांच टीम आई थी सर? ये तो 3 लोग थे, अपनी तरफ से तो बात हुई ही होगी। कहाँ से सब टीम आई? ये तो आपको मालूम है ना, अभी तो आप बात करके आए हैं। सर उन्होंने पूरा जानकारी नहीं दी सर। हाँ, तो मुझे भी आपको जितनी जानकारी दी है टू दी पॉइंट, मुझे जो कहा तो मैंने कहा कि हमने तो आपको लिख के दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। वो जांच टीम आपके संतुष्ट दिखे हो? ये तो किसी दूसरे के अंतःकरण के भाव को कैसे कोई समझ सकता है। कितने देर तक जांच चली सर? ये तो मैं तो अभी गया थोड़ी देर के लिए, फिर आ गया। तो सर कहाँ से? संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति से लेकर के कई मामले ऐसे थे जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने राजभवन में शिकायत की थी। हालांकि इस शिकायत को काफी लंबा समय भी बीत गया, लेकिन देर से इसे राजभवन ने इस बिंदु को जांच 15 बिंदुओं की जांच के लिए राजभवन से एक टीम भेजी। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने मीडिया के समक्ष आकर कहा कि उन्होंने 15 बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिससे जांचने के लिए पटना के राजभवन से टीम आकर, निगरानी टीम आकर जांच कर रही है। अब उसे न्याय की उम्मीद। मैंने पूर्व में भी छात्र संघ के विश्वविद्यालय अध्यक्ष श्री बलराम जी झा द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय में जो काफ़ी अनियमितता थी, बिंदुवार लगभग 15-17 बिंदुओं पर हम लोगों ने आरोप पत्र महामहिम से मिलकर दिया था। वहाँ पर उस समय महामहिम द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया इस मामला को। मुख्यतः बिंदु है डाटा सेंटर के अवैध भुगतान, कर्मचारियों को अवैध रूप से प्रमोशन देकर बिना राज्यादेश से अवैध भुगतान। अभी विभिन्न महाविद्यालयों में एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर के लोकसभा आयोग और बिहार सेवा चयन आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी 4 पदों की शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से की गई। इसे लेकर के आज काउंसलिंग का दौर चला। आज प्रथम दिन व्याकरण से संबंधित शिक्षकों के काउंसलिंग किए गए। इस संबंध में श्री प्रत्यय त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है, उसके बाद उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। लोक सेवा आयोग से जो व्याख्याता पद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं, अभी 4 विषयों में हुई है। एक साहित्य, दूसरा वेद, इतिहास और व्याकरण। तो आज साहित्य और इतिहास के जो हमारे अनुशंसित व्यक्ति हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। उनके प्रमाण पत्रों को हम लोग ओरिजिनल से सत्यापित कर रहे हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में अब नया ऑडिटोरियम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में इस बार जो ऑडिटोरियम बन रहा है उसमें 700 सीट वाले बैठने की जगह है। इसे लेकर के पूरे क्षेत्र को आज नापा गया है। और बता दें कि जैसे ही यहाँ से स्वीकृति प्रदान की जाएगी, राजभवन से पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर सरनारायण झा ने बताया कि 700 सीट वाले इस ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीक्षांत समारोह एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये पहला संस्कृत विश्वविद्यालय का है, बड़े पैमाने पर कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। बनना है और BSc-IDC से आर्किटेक्ट आए हैं। 700 कैपेसिटी का ऐसा ऑडिटोरियम बनाना है जिसमें हमारा कॉन्वोकेशन भी हो जाए, जो शैक्षिक कार्यक्रम है वह भी हो जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो वह भी हो जाएगा। इस तरह से जो भी शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सारी गतिविधियों के लिए हम लोगों को कठिनाई होती है। टेंट लगाते हैं, बहुत सारा पैसा, लाखों रुपया जाता है उसमें। तो बिहार सरकार से अनुरोध किया हुआ था और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए अपना संकल्प दोहराया है कि हाँ इसको हम करेंगे। और BSc-IDC से आर्किटेक्ट को भेजा है कि आप वहाँ जगह देख लीजिए, जगह देख करके एस्टिमेशन और ड्रॉ फाइनल करके दीजिए ताकि इसको अंतिम रूप दिया जा सके। बेता ओपी क्षेत्र के अललपट्टी स्थित हीरो बाइक एजेंसी से चोरी हुई 19 बाइक मामले में पुलिस गिरफ्त से फरार आरोपित को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। आरोपित एजेंसी कंपनी रुपेश पुलिस गिरफ्त से भागने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। DMCH में कैदी वार्ड में रुपेश के भागने के कारण SSP बाबू राम ने एक हवलदार सहित 3 सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था।
आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को दवाओं की आपूर्ति डीएमसीएच में भर्ती मरीज के बीच जारी था, लेकिन तय दवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं होने पर इस योजना के मरीजों की दवाओं की आपूर्ति ठप हो गई है। इसके कारण 24 घंटे तक मरीजों का इलाज ठप रहा। अधीक्षक के आश्वासन के बाद फिर इस योजना के मरीजों को दवा की आपूर्ति शुरू हो सकी, लेकिन आश्वासन के भी 2 दिन बीत गए, इसके बाद भी दवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं हो पाया। इसके कारण कभी भी मरीजों के बीच दवाओं की आपूर्ति ठप हो सकती है। डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने ओपीडी व इमरजेंसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 8 कमरों को बिना वजह बंद पाया। इन कमरों में अनावश्यक वस्तुएं रखी हुई हैं। वहीं अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद से इन कमरों को जल्द खाली कराने को कहा। डीएमसीएच में एचआईवी पीड़ितों के साथ भेदभाव बरतने की परंपरा को खत्म कर दिया गया। चिकित्सक ने जान हथेली पर लेकर जब तो उनके सहयोगियों ने भी मानवता का परिचय दिया। एचआईवी मरीज के सफल ऑपरेशन होना डीएमसीएच के लिए ऐतिहासिक दिन था। इससे डीएमसीएच के अधिकारी ही नहीं खुश हुए, बल्कि पूरे संस्थान अपने खोई गरिमा को भी वापस कर लिया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो में सीआईएटी टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद कर लिया है। हालांकि कारोबारी चकमा देकर फरार हो गया। यह अभियान खोजी कुत्ता की मदद से चलाया गया था, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। गिरफ्त में आए साजन महतो के घर से शराब की 78 बोतलें बरामद की गई हैं। शहर के वार्ड संख्या 29 मौलागंज में अहले सुबह मुर्गी चोरी के विवाद में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों का इलाज डीएमसीएच में कराया जा रहा है। पीड़ित बबलू खान व बुलंद खान मौलागंज के निवासी हैं। बबलू खान की पत्नी ने बताया कि विगत कई दिनों से मुर्गी रोज एक कर चोरी हो रही थी। मुझे अपने पड़ोसियों पर शक था। बीती रात जब फिर मुर्गी चोरी हुई तो मैंने चोरी करते हुए अलाउद्दीन को देखा और सुबह उससे कहा तो वह दोनों भाई मेरे घर पर लाठी और लोहा रॉड के साथ आए और हम लोगों के साथ मारपीट की। जिले में हर घर नल जल योजना में बिजली कनेक्शन पर अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। पहले चरण में कुल 300 स्मार्ट प्रीपेड मीटर आए हैं। इस योजना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रावधान ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में किए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाने के लिए बंगाली टोला स्थित विद्युत विभाग के अंचल कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास की उपस्थिति में 3 से 4 घंटे तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पटना के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर सूरज नायक और डॉक्टर बीवी शाही ने संयुक्त रूप से इस सौदे केयर ऐप को आईएमए हॉल में लॉन्च किया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के पूर्व अध्यक्ष सह वरीय नेता रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने कहा कि इस ऐप से गंभीर मरीजों ही नहीं बल्कि सामान्य मरीजों को भी लाभ मिलेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 6 दिसंबर को जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रातःकालीन हुआ। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रामाशय प्रसाद ने गुरुवार को ही यह आदेश जारी किया था। जारी आदेश में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के सचिव ने इस मौके पर सभी स्कूलों को प्रातःकालीन में संचालित करने का अनुरोध किया था। तो मित्रों के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। सुबह दरभंगा पहुंची पटना राजभवन से निगरानी टीम। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय एवं आवास के निरीक्षण, 15 बिंदुओं पर जांच प्रारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में 700 सीट का बनेगा ऑडिटोरियम।
दीक्षांत समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। कुलपति के समक्ष कार्य प्रारंभ करने की लेकर बैठक। संस्कृत विश्वविद्यालय में लोकसभा चयन आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रारंभ। आज 4 विषयों के शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। हैदराबाद कांड पर तेलंगाना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को डीएवी झंझारपुर के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने माना सही। कहा कि विलंब से इस तरह की घटना में होगी वृद्धि। अगर एनकाउंटर हुआ तो उसका निर्णय सही था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाने के मुद्दे को लेकर के आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने निकाला जुलूस। कहा कि बाबरी मस्जिद पर न्याय चाहिए। झंझारपुर में हैदराबाद कांड में पीड़िता को लेकर के जो तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई हुई है उसे लेकर के चौतरफा पुलिस के कार्यों को सराहा जा रहा है। कहा जाता है कि इस तरह के एनकाउंटर निश्चित तौर पर पीड़िता के साथ न्याय था। गौरतलब है कि निर्भया कांड में लगातार 7 वर्षों से आरोपी को सजा नहीं मिल पाई है। आज भी याचिका राष्ट्रपति के पास पड़ी है। याचिका खारिज होने के बाद फिर लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही फांसी हो पाएगी। लेकिन इस तरह की जो घटना को, क्रूरतम घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को अगर पुलिस ने इनकाउंटर में मारा, इनकाउंटर में भी इसलिए कि पहले पुलिस की राइफल छीनी गई थी। हालांकि इससे लेकर के कुछ लोगों ने विवाद का मुद्दा अवश्य बना दिया, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस का राइफल छीनने के क्रम में उससे मारा गया। और ये चारों को मारना पूरे देश में खुशी का लहर है और तालियां बज रही है ऐसे पुलिस अधिकारियों की कि इस तरह के व्यक्तियों को निश्चित तौर पर जिसने क्रूरतम हत्या की है, आग लगाकर उस पीड़िता को जलाया, इस तरह की घटना की निंदा की जाए। और बता दें, झंझारपुर के डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक ने तेलंगाना पुलिस के कार्यों को सराहा और कहा कि इस तरह के अपराधियों की सजा यही होनी चाहिए। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट।
एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।